देखिए सीपी सिंह जो है, मैंने आज सदन में कहा उनको, ये सदन है और सदन में जनता की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है। उनकी आवाज को उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सदन। लेकिन देखिए, इतने अनुभवी होने के बाद कविता पढ़ रहे हैं। मैंने कहा उनको, ये सदन है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है। इसलिए मैं उनको रोका। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा। राज्य हमारा है, झारखंड हमारा है। कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ विधायक नहीं बनाया है। तो कविता पढ़ना है। मैं बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, आप आइए वहां पर और मैं आपको वहां पर बुलाऊंगा और इंटरटेन कराऊंगा और सम्मान भी कराऊंगा, साल भी उड़ाऊंगा। क्योंकि सदन में कम से कम कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के जिस व्यक्ति को पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा, कोडरमा विधानसभा की नेता से जरा उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। प्रशांत जी का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, उनके पिता का पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ था, ये चीज़ें वो स्पष्ट कर दें। अगर उनके पास तथ्य और प्रमाणों की कमी है तो तथ्य और प्रमाण हम लोग मुहैया कराने को तैयार हैं। सर बता दिया जाए कि क्या है। थोड़ा सा उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक जिस मसले की बात लेकर ये लोग यहाँ पर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। 6 लोग अभी गिरफ्तार होकर जा रहे हैं जो विधि सम्मत प्रक्रियाधीन पुनः जेल जाएंगे। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है और हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर में पूरी कहानी निकलकर सामने चली आएगी। सर बीजेपी को यहाँ की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, कह रही है सीबीआई। बीजेपी को झारखंड की जनता पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए झारखंड की जनता ने बीजेपी पर भी भरोसा नहीं किया है। और यही वजह ये रही है कि सन्निपात की स्थिति से बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है। नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता सदन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है, जिसकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो सन्निपात की अवस्था में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और तमाम हमारे विधायक हैं, इनसे ऐसे ही आचरण की उम्मीद की जा सकती है। वो भी हो जाएगा, ज्यादा हड़बड़ी होने का जरूरत नहीं है। दादा एक सवाल है, बालू को लेकर जो सदन में सवाल उठे, आप बालू हो चाहे कुछ हो, यहाँ हर चीज अभी सरकार हर जगह में अभी सक्षम नहीं हुआ है। नया नया जनादेश फिर प्राप्त किया है। कुछ दिन इंतजार करो, देखते जाओ, उसी तरह असफल रहेगा। आप लोग का आक्रामक रुख भी तो नहीं ना दिख रहा है। अब ये भी से काहे करेगा। नया नया जनादेश दिया है, थोड़ा टाइम चाहिए कि नहीं, उसको देखते रहिए ना। हमारी जो वृद्धाएं हैं उनको फिर जो है बची हुई राशि जो उनकी थी 6 महीने की, वो भी एक साथ दे दीजिए आप। इन्होंने बड़ा बहुत ही ज्यादा ये प्रचार किया कि मैया सम्मान योजना का सभी महिलाओं को हर एक महीने, आप मैनिफेस्टो हमारे राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण उन्हें पढ़ाया गया, उस अभिभाषण में भी उन्होंने साफ लिखा है कि मैया सम्मान योजना की राशि प्रत्येक माह को हर एक महिला को मिल रही है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि किसी भी महिला को मेरे क्षेत्र में तो अगर ऐसा है कि जो पक्ष वाले विधायक है उनके क्षेत्र में ही महिलाओं को मिल रही है तो ये बात अलग है, पर हमारे क्षेत्र में महिलाओं को अभी तक सिर्फ और सिर्फ दिसंबर माह, वो भी कुछ महिलाओं को सिर्फ दिसंबर माह का ही राशि अभी तक आया है। बाकी महीनों की राशि अभी तक उन्हें देखने तक नहीं मिला। रेशियो रहता है, जो रेशियो आपका है आप उसको दे क्यों नहीं रहे? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आप सभी विभागों से जो है पैसा मंगवा कर आप मैया सम्मान योजना में लगा रहे हैं? आज आयुष्मान योजना की बात करती हूँ मैं। आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जिनको जरूरत है।
क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं, आसानी से कोई राशन कार्ड बना नहीं पा रहा है। क्यों राशन कार्ड बनना रोक दिया गया है? राशन कार्ड नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से वो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आयुष्मान योजना का लाभ उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ वृद्धाएं, कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्हें तत्काल में उस योजना के लाभ की जरूरत है। वो हमारे पास आती है, हमें तुरंत बना के ऐसा कोई प्रावधान निकाले, कोई नियम निकाले सरकार, जिससे राशन कार्ड तुरंत बने। ऐसी जो गंभीर समस्या आती है बीमारी वाली, तो वो फिर जो हमारी जनता है वो जाएगी कहाँ? तो ऐसे कोई प्रावधान या नियमावली निकाले कि जिससे राशन कार्ड जल्दी बन जाए और इससे आयुष्मान का भी जो योजना का लाभ है वो आसानी से ले सके। आयुष्मान में भी सरकार ने जो टर्म एंड कंडीशन लगा दिया 50 जी बेड्स जी जी वाला, तो जी उस जी पर आप लोग सवाल। जी बिल्कुल, जैसा कि सभी के माध्यम से मुझे पता चला और इन्होंने टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है कि ग्रामीण इलाकों पर जो है 30 बेड होने चाहिए, उन अस्पतालों को मिलेगा, और अपने शहरी में 50। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो हमारी जनता है, जो नागरिक है, वो तो उतने रिहायशी नहीं है। अगर और वो 50 और 30 बेड की बात कर रहे हैं, तो वो 50 और 30 बेड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो बड़े बड़े अस्पताल होंगे वहां आपको वो बेड की सुविधा देखने को मिलेगी। तो जो छोटे अस्पताल है, जो आम नागरिक है, जो बस्तियों में रहने वाले, वो डायरेक्ट तो बड़े अस्पताल नहीं जाएंगे, वो अपने छोटे नजदीकी छोटे अस्पताल में ही जाएंगे चिकित्सा उपचार के लिए। तो ऐसा प्रावधान निकालकर ये सरकार जो है अपनी जनता को अपने से दूर कर रही है, कोई लाभ ये जनता को देना नहीं चाहती। ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, और कहा जाए संवेदन विहीन सरकार, जिन्हें किसी की संवेदना की फिक्र नहीं, ना छात्रों की, ना महिलाओं की, ना हमारी बच्चियों के सम्मान की फिक्र है, उसके आत्मसम्मान की फिक्र है। क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती है कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म के मामले होते हैं, और सरकार बोलती है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है राज्य में। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं राज्य में किसी भी जिले में हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से चल रहा हो, क्योंकि आज निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हर एक अधिकारी भ्रष्ट। देखिए, महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा है। जिस महामहिम के अभिभाषण को प्रतिपक्ष झूठ का पुलिंदा कह रहा है, मैंने उनसे कुछ सवाल कहे कि जो अभिभाषण में जो जिक्र है कि भाई 56 लाख महिलाओं को हमने 2,500 पेंशन प्रारंभ किया है मैया सम्मान के तहत, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं के हमने 200 यूनिट की पूरी बिजली फ्री की है और उनके पूरे बकाये के बिजली बिल की माफी की है, जो 3,620 करोड़ है, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई किसानों के 2 बार कर्जे हमने माफ किए इस सरकार ने, एक बार 50,000, 1,82,000 किसानों के, दूसरे बार 1,70,000 किसानों के जो माफी चल रही है 2 लाख तक की, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई गोपालकों को 1 लीटर पर अतिरिक्त 5 रुपये हमने दिए हैं, क्या ये झूठ है? और हमने 5वां सवाल उनसे कहा कि आप हमें बताएं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7,500 नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सब्सिडी के आधार पर हमने ऋण दिया, उनके रोजगार के लिए, क्या यह झूठ है? जब ये सारी बातें सच्ची है तो फिर ये झूठ का पुलिंदा कैसे हो सकता है? हमने जो किया है, जो कहा है, उसे करने का प्रयास किया है। और हमने कहा कि आप बताएं कि आज भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने यहाँ के गरीबों के, इन विधवाओं के पेंशन को क्यों रोक के रखा है? उनके पैसे को क्यों रोक करके रखा है? विकलांगों के पैसे को, भारत के हिस्से के पैसे को क्यों रोक के रखा है? ओबीसी के आरक्षण जो 27% आपके यहाँ 2 महीने पहले भेजा गया, क्यों लंबित पड़ा हुआ है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं। हमने कहा आप में और इस सरकार में यही अंतर है कि तेलंगाना में हमारे मजदूर फंसे, हमने उनके आश्रितों को हवाई जहाज से भेजा, और हमारे मजदूर अमेरिका में फंसे तो अमेरिका सरकार ने हथकड़ी पहना करके कमर में रस्सा लगा के यहाँ भेजा, और मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिकार तक नहीं किया। आपको संवेदना नहीं है गरीबों के प्रति। यह गरीबों की सरकार है, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, झारखंडियों की सरकार है, उसके हित में काम किया है और आगे भी काम करेगा। और इसीलिए महामहिम ने यह बात कही कि इस राज्य के गरीबों के दिल में यह सरकार बसती है, इसलिए इतना समर्थन आया है। ये बात उनके पास कोई जवाब नहीं है।
यही हमने उनको कहा है। हमने एक बात ये भी कही कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को देश की आजादी पर विश्वास नहीं है। देश की आजादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली, आरएसएस के प्रमुख कहा करते हैं, 25 जनवरी को उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि भाई देश की असली आजादी तो मैं जब राम मंदिर मिला तब मिला है। हमने कहा कि भाई वह जो बापू की लड़ाई थी, अहिंसात्मक लड़ाई जो पूरी दुनिया जिसका अनुकरण कर रही है, भगवान बिरसा की लड़ाई, सिद्धो कानू की लड़ाई, भगत सिंह ने जो फांसी के फंदे को चूमा, अशफाक उल्लाह ने जो हंसते हुए फांसी को चूमा, क्या उनकी लड़ाई झूठी थी? देश की आजादी का ये महत्व नहीं जानते तो देश का महत्व क्या जानेंगे? यही बात हमने उनको कहा कि ये देश के भक्त नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं और केवल ये सत्ता पर बैठे रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।